Assalamu alaikum and welcome back. We are now discussing punctuation. So ये punctuation के ऊपर इंशाल्लाह आपको सबसे ज़्यादा comprehensive वीडियो मिलेगी जिसके अंदर punctuation के एक एक जो segment है उसको बहुत डिटेल में explain किया गया है. So वीडियो थोड़ी lengthy होगी लेकिन इसको ज़रूर देखिएगा. This will add a lot to your knowledge. अब आप इस sentence पे गौर करें. A woman without her man is nothing. So इसको हम यहाँ पे इसकी जो टोन है हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि टोन समझ आती है बोलने में, स्पीच में. वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारी स्ट्रेस पैटर्न्स, इंटोनेशन पैटर्न्स, इनके ज़रिए वो क्लियर होते हैं. राइज एंड फॉल स्पीच का पता लगता है. लेकिन यहाँ पे चूँकि ये रिटन में है तो यहाँ पे फिर हम कॉमास या कॉलन्स को यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन को यूज़ करते हैं फ़िक्रे को समझने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैन जो है वो इफ़ दे ट्राई टू रीड द सेंटेंस वो इसको इस तरह लेना पसंद करेंगे. अ वुमन विदाउट अ मैन इज़ नथिंग. के बंदे के बगैर औरत कुछ भी नहीं है. और अगर वुमेन इसको पढ़ेंगी अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, यानी जो औरत है उसके बगैर मर्द कुछ नहीं है. सो देखें सेम सेंटेंस है, जस्ट इस पे जो पंक्चुएशन की प्लेसमेंट है उसने इन दोनों का मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज कर दिया. सिमिलरली लुक एट दिस सेंटेंस, गो स्लो men आर एट वर्क. सो इसको अगर आप अगेन कॉमा ऐड करें, गो स्लो men आर एट वर्क. आराम से चलें, आगे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं. यानी मैन का यह मतलब है मजदूर काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं. लेकिन women may read it as go slow men are at work. क्या आप जाएं, आगे जो काम कर रहे हैं बड़े सुस्त किस्म के मर्द हैं. सो दिस अगेन शोज द चेंज इन द सेंटेंस जो कि अपरेंटली बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक कॉमा की प्लेसमेंट ने इसके मीनिंग को क्या से क्या कर दिया. सो ये जो हमने पढ़ा था कि नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, वो जो नुक्ता है वो भी पंक्चुएशन है. सो यहाँ पे जो पंक्चुएशन है बेसिकली इस तरह मीनिंग्स को चेंज करती है. जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप है जिसे पीरियड भी कहा जाता है, कॉमा है, सेमिकॉलन है, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एलिप्सिस, कोटेशन मार्क्स, अपोस्ट्रोफी, स्लैश. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही हमारे पास पंक्चुएशन के मार्क्स हैं. हमारे पास कुछ और भी हैं जिसको इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पीरियड. पीरियड जिसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है. So it is placed at the end of a sentence that is considered complete. ये उस सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है जिसमें एक बात, एक सोच मुकम्मल हो चुकी हो. It is also used after abbreviations. Abbreviations के बाद या उनके दरमियान में भी इसको ऐड कर सकते हैं. अगर कंप्लीट सेंटेंस की एग्जांपल लेनी है, I worked yesterday. Julia and Tim are married. So ये जो दोनों फिक्रे हैं इनके अंदर सोच कंप्लीट है. हम इनको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं कि उनके फ़िक्रों में फुल स्टॉप्स नहीं होते और वो उन फुल स्टॉप्स ना होने की वजह से उसकी जो सेंस है वो क्लियर नहीं होती और वो जो फ़िक्रा है वो गैर ज़रूरी तौर पे तवील हो जाता है जिसमें गलतियों के इम्कानात बढ़ते हैं. एब्रिवेशंस के अंदर देखें तो मिस्टर, डॉक्टर एंड ड्राइव, सेंट, स्ट्रीट और जनवरी. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो सेंट के एस टी को, सेंट जूलियन को एस टी जूलियन पढ़ते हैं, नॉट नोइंग कि दिस इज़ यूज्ड एज एब्रिवेशन. तो इसमें हमें फुल स्टॉप्स यानी पीरियड्स को ऐड अगर किया गया तो वो दैट इज़ नॉट एस टी, दैट इज़ सेंट. सेकेंड एस टी इज़ फॉर स्ट्रीट. सो सेम एब्रिवेशंस ज़्यादा जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके लिए भी यूज़ हो सकते हैं. So the period is one of the most common punctuation marks and it is essential in creating clear and effective writing. So सबसे ज़्यादा commonly occurring, क्योंकि जहाँ जहाँ फिक्रा ख़त्म होगा वहाँ पे ये punctuation mark आएगा, यानी period और कोई आए ना आए punctuation mark, लेकिन ये हर फिक्रे के एंड में आता है. Without the use of periods, written language would be difficult to read and understand. जो हमने पहले बात की कि अगर ये नहीं होंगे तो रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा. एंड इट वुड बी अनक्लियर वेदर वन सेंटेंस एंड्स एंड
द नेक्स्ट वन बिगिंस कि कहाँ पे जो एक सेंटेंस है वो ख़त्म हो रहा है और कहाँ से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये चीज़ हमें क्लियर नहीं होगी. So next we have comma. So COMMA comma is a bit relevant to COMA comma, which is a medical condition. So उसमें क्या होता है कि आप अपनी लाइफ यानी कॉन्शियसनेस और डेथ के बिल्कुल बीच में कहीं पे हैं. सो आप एक सेमी कॉन्शियसनेस की कंडीशन में हैं. सिमिलरली यानी दैट इज़ अ काइंड ऑफ हॉल्ट, एक थोड़ा सा वक्फा. सो ये जो इंग्लिश वाला COMMA comma, so this is also there to indicate some interval. ये और it is the most difficult punctuation marks for the students to use correctly. कहा जाता है कि इंग्लिश का दा और पंजाबी का दा जहाँ लगता है लगा दो. इसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं कॉमा को भी अपनी मर्जी से लगा देते हैं. इस तरह नहीं होता. कॉमा को लगाने के कुछ पैटर्न्स हैं. So first of all we use it to separate elements in a sentence, like I like yellow, comma, red, comma, blue and black color. Similarly, she bought 2 carrots, comma, 1 pineapple, comma and 6 bananas. So यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये जो पाइनएप्पल के नीचे पाइनएप्पल के साथ जो एक कॉमा है, दिस इज़ द डिबेटेबल. कुछ जो हैं राइटर्स और इंग्लिश दान वो कहते हैं कि यहाँ पे कॉमा आएगा एंड सम एग्री के नहीं आएगा. लेकिन ये कि मोस्टली इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हेयर कॉमा शुड बी, यानी एंड से पहले हम कॉमा लगाएंगे. सो बेसिकली इसने क्या किया, इसने कैरेट्स, पाइनएप्पल एंड बनानास, ये चूँकि 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सो इसके दरमियान उसने हमें एक कॉमा दे के बेस एक सेग्रीगेशन कर दी, सेपरेशन कर दी एलिमेंट्स की. We also use a comma to separate 2 complete sentences that are separated by any of these conjunctions: and, but, yet, for, or, nor, and so. So therefore we will use a comma in a sentence like this one: they bought the house but they still need to buy a new car. So ये जो दोनों sentences हैं, so this one and this one, ये दोनों sentences हमारे पास separate sentences हैं, यानी इन दोनों का एक तरह से डायरेक्ट एक दूसरे से लिंक नहीं है. तो हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हम we will be adding a comma over here. तो हम इसमें बेसिकली जो इनको हम यूं भी यूज़ कर सकते हैं: they bought the house and they still need to buy a new car. ठीक है. So they bought a house, so they need to buy a new car. So अब जो भी यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे उससे पहले आपका एक कॉमा उसका मौजूदगी ज़रूरी है. Going on to the next one. So they are also used to set off non-essential elements in a sentence. So कुछ non-essential elements, कुछ गैर ज़रूरी elements में एक sentence के उनको set off करने के लिए भी इसको लगाया जाता है. For example, Mary, the best student in the class, got into Yale. My tennis coach, who's married to my English teacher, is going to the tournament with me. Tina, who is wearing the grey suit, is the new project manager. So यहाँ पे इसका रूल ये है कि if you want to see कि whether you are placing correct commas or you are placing commas on correct places, so ये जो बीच में non-essential elements हैं like the best student in the class or who is married to my English teacher or who is wearing the grey suit, तो अगर आप इनको हटा दें तो आपका फिक्रा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसका सीक्वेंस सही होना चाहिए. Like this: Mary got into Yale. My tennis coach is going to the tournament with me. Tina is the new project manager. So अगर आप इनको हटा दें दरमियान वाली बात को तो आपका सेंटेंस बिल्कुल एक सिमेट्री में हो. That shows आपने कॉमर्स को सही प्लेस किया. और इन दोनों कॉमर्स के बीच में जो बात होती है that is non-essential element of a sentence, यानी आप उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसी कॉन्सेप्ट की जिसको आप जिक्र कर रहे हो. Going further on commas, so commas sometimes make students confused. So one of the most common mistakes is placing this punctuation marks between the subject and the rest of the sentence.
So take a look at the example. So subject जो है और बाकी जो सेंटेंस है जिसे हम predicate कहते हैं उनके बीच में कॉमास की जो प्लेसमेंट है उस पर लोग परेशान होते हैं. So the most beautiful dog in the world, comma, is my mother's cocker spaniel. So इसकी करेक्ट जो होगी वो उसको हम यूं यूज करेंगे कि अगर आप इस सेंटेंस को पूरा देखें so यहाँ पे you will feel कि you don't need to put anything. यहाँ पे कोई हॉल्ट बनता ही नहीं है, कोई पॉज बनता ही नहीं है. So the most beautiful dog in the world is my mother's cocker spaniel. अगर मैं इसको यूं बोलता हूं या लिखता हूं the most beautiful dog in the world is my mother's cocker spaniel. So that is basically a non-essential stoppage जो कि नहीं होना चाहिए था. So this sentence can go without a comma. So if we look at further, so commas can also be used to note an interjection in a sentence. The criminal said the judge was an idiot. So now this again makes two different senses. The criminal said the judge was an idiot and the criminal said the judge was an idiot. So जब आप pause लेते हैं it means कि वहाँ पे commas की placement है. So यहाँ पे जो interjection है उसका use दिखाया गया कि आप फिक्रे को इस तरह भी बना सकते हैं कि आप commas लगा के proper बताएं कि who is basically the person who is speaking और उसका उस चीज़ से मतलब क्या है. Next we do have colon. So colon जो है they make the statement and note what follows. Basically जो कि whatever information that follows the colon must in some way explain, prove or describe whatever came before it. इन दोनों का आपस में यानी colon से पहले और बाद में आने वाले का आपस में लिंक होना चाहिए. To properly employ a colon, ensure that the clause that follows the mark is able to stand on its own unless it is a list. Because whatever comes before the colon must be a complete sentence. Your writing after the colon is not required to be. So पहला जो आपका जो sentence जो आ रहा है like वो colon से पहले that has to be a complete sentence. Like the bridge keeper asked me 3 questions. What is your name? What is your quest? What is your favorite color? So जो main information है वो colon से पहले है. जो rest of the information है that is supporting the colon. वो उस colon को support कर रही है, उसके साथ linked है. लेकिन जो real information है that is given before the colons और उसके बाद जो है वो सिर्फ एक supportive किस्म की appearance है. Colons are a type of punctuation marks that serve several purposes in our written language. So वो कौन-कौन से purpose हो सकते हैं? First of all, introducing a list or series. एक list या series को introduce करने के लिए. So, for example, the ingredients of the cake are. आगे colon लगा के flour, sugar, eggs and butter. So यहाँ पे जो colon है वो suggest कर रहा है कि आप आगे जो है आप कोई list दे रहे हैं items की. Introducing a quotation, आप कोई quotation देना चाह रहे हैं. So the speaker said, colon, we must work together to solve this problem. So यहाँ पे colon आ सकता है inverted commas से पहले या quotation से पहले. Introducing an explanation or elaboration. She made one mistake. She forgot to save her work. So she made one mistake or what is that mistake basically कि वो अपना काम सेव करना भूल गई. So this was that one mistake. जो second part है colon के बाद उससे लाजमी तौर पे पहले part के साथ relatable होना चाहिए, तब आप colon को add कर सकते हैं. So colons को हम कहाँ use करते हैं? Introducing a conclusion as well. यहाँ भी कर सकते हैं कि colons can be used to introduce a conclusion or summary. For example, the results of the study were clear. More research is needed. So more research is needed means that we are now talking about the results of study which were clear. और वो क्या था कि ज़्यादा research करनी चाहिए इस पे. So that explains the first thing given before the colon. So this is what a colon does. So colons और semicolons में एक छोटा सा difference है, ये ज़हन में रखिएगा. कॉलन में ये है कि कॉलन जो है उसके जब हम एक फिक्रे में कॉलन ऐड कर देते हैं उसके बाद जो आने वाली चीज़ है
वो ईदर उस पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है, प्रूव करती है या डिस्क्राइब करती है उस कंडीशन को जो उससे पहले बयान कर दी गई है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम सेमीकोलन की बात करेंगे, सो यहाँ पे डिफरेंस है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का, जो कि समहाउ आपस में कनेक्टेड होती हैं। और if there wasn't any connection, we would simply use a period. अगर इन दोनों में कोई कनेक्शन ना होता तो हम एक कॉमा लगा, फुल स्टॉप लगा सकते थे। जैसे माई सिस्टर गॉट अ डॉग, बात कंप्लीट हो रही है, फुल स्टॉप। आई गॉट अ कैट, बात कंप्लीट हो रही है, फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पे हम जो सेमी कॉलन है वो इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो आइडियाज़ हैं, रिलेटेड आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन, उनमें क्लैरिटी आ जाए। सो माई सिस्टर गॉट अ डॉग, आई गॉट अ कैट। इसमें कॉलन आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि हम दोनों अब अपने फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। और इफ़ आई से माई डैड लिव्ड इन लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, सो इसमें भी ये है कि इनमें कॉलन्स आ सकते हैं ताकि हम उनमें बता रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रहने के या मुख्तलिफ सिटीज़ में रहने के हवाले से। सो सेपरेट आइटम्स को एक लिस्ट में एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। लाइक माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू विच इज़ calming, green which is representing nature, and yellow which is cheerful. So यहाँ पे जो ये कॉलम्स ऐड हो रहे हैं, बेसिकली दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग फेवरेट कलर्स। सो यहाँ पे उस फेवरेट कलर की बात हो रही है और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। क्लैरिफाइंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, the vacation included hiking in the mountains, swimming in the lake, and fishing in the river. So ये जो है swimming in the lake and fishing in the river, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं वेकेशन को कि वेकेशन के अंदर क्या क्या स्टफ शामिल है। सो पंक्चुएशन में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क जो होते हैं दैट इज अ सिंबल जो कि हम सेंटेंस के एंड में ऐड करते हैं। और इंटरजेक्शंस और क्वेश्चन मार्क ये दोनों हमेशा सेंटेंस के एंड में आएंगे, जस्ट लाइक अ पीरियड। सो यहाँ पे जो हमारे WH क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, who, इनके साथ फिर इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इन सब के साथ हम जो फिक्रे इनसे शुरू हो रहे हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क्स को ऐड करते हैं। सो ये सिग्नल देता है रीडर को कि यहाँ पे सेंटेंस इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन और कंफर्मेशन, ये तीन चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क की मौजूदगी इसका सिंबल होती है। सो क्वेश्चन मार्क जो है बड़ा इसेंशियल टूल है। ये मीनिंग्स को और इंटेंशन को इफ़ेक्टिवली कन्वे करने के लिए यूज़ होता है। सो राइटर इसको यूज़ करके क्लियर कर सकता है कि एक सेंटेंस जो है दैट मे बी इंटेंडेड एज अ क्वेश्चन और रादर अ स्टेटमेंट और अ कमांड, कि क्या डिफरेंस है उसका, उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है या सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो अगर वो एक फुल ये अगर एक क्वेश्चन मार्क ऐड करता है, सो दैट मीन्स कि दैट इज एसेंशियली अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को इंडिकेट करने के अलावा दैट इज ऑल्सो यूज्ड टू कन्वे स्केप्टिसिज्म और डाउट व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर डाउटफुल अबाउट समथिंग। सो एंड आई वाज थिंकिंग कैन इट बी पॉसिबल दैट such thing can happen, so इसके बाद हम full stop question mark लगा सकते हैं। so that means कि we are being skeptic, we are being doubtful। so यहाँ पे जब writer unsure होता है, skeptic होता है, तब वो question mark को add करता है। so question mark जो है ये question को पूछने में, information seek करने में, meanings को effectively पहुंचाने में और अपना skepticism, doubt जाहिर करने में ये यूज़ किया जाता है। फिक्रे के एंड पे ही आएगा हमेशा। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये जो पंक्चुएशन मार्क है ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एम्फसिस और सरप्राइज को शो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कन्वेज एक्साइटमेंट, एंगर, अर्जेंसी और अदर सम स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ इमोशन। So the exclamation mark is a versatile tool in written language, and it can indicate a range of emotions and tones.
It can be used to express enthusiasm, joy, happiness, as well as negative emotions like anger, frustration, indignation. और ये urgency, surprise, ये इन सब चीज़ों को सामने लेके आता है. और इसके अलावा क्या होता है कि हम एम्फसिस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं जब किसी चीज़ पे हम जोर दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लव दिस सॉन्ग सो मच, इट्स माई फेवरेट. सो यहाँ पे हम अपने उस एम्फसिस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये स्पीकर का जो एंथुजियाज्म है उस गाने के लिए, उसका जो एम्फसिस है, उसका जो जोर दे रहा है वो, उसके बाद इसको ऐड किया जाए तो गलत नहीं होगा. Then we have apostrophe. सो अपॉस्ट्रॉफी जो है ये बहुत कॉमन पंक्चुएशन मार्क है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन ये बाकी लैंग्वेजेस में इतना कॉमन नहीं है. फॉर पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में हम इसको शायद यूज़ करते होंगे. सो ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ख़ास तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कई दफ़ा इसमें मिस्टेक्स करते हैं. सो हमारे पास फ्री सिचुएशंस हैं, 3 सिचुएशंस हैं जिसमें हमें पंक्चुएशन ये वाला मार्क यानी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना चाहिए. नंबर 1, फॉर्म ऑफ पोजेसिव केस, यानी नेम प्लस एस, असलम्स डॉटर, जॉन्स डॉटर, सलीम्स पेन. सो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिसके एंड में ऑलरेडी एस आ रहा है उसके बाद आप सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर आप एस नहीं लगाएंगे. आपके पास अगर और इसको प्रोनाउंस करने में अगर कोई वर्ड एंड में ऑलरेडी एंड हो रहा है एस में, लाइक जो हमारे पास एक क्लॉस है, सो क्लॉसेस. सो क्लॉस को आप क्लॉसेस पढ़ देंगे, क्लॉसेस पैंट. सिमिलरली सेकेंडली हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसका कैन नॉट को हम कैंट कह देते हैं, ठीक है. वुड नॉट को हम वॉन्ट कह देते हैं. दिस इज डिड नॉट को डिडंट लिख देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. फिर फ्रॉम द प्लूरल्स ऑफ लोअर केस लेटर्स. लोअर केस लेटर्स के जब हमने प्लूरल ऐड करने होते हैं तो हम इसको करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड दैट बी श्योर टू क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आईज. सो ये क्या है? टीज मीन्स कि जितने अपने टी लिखे हुए हैं, आईज मीन्स जितने अपने आई लिखे हैं. नॉर्मली होता है कि जब हम एक वर्ड या एक सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो हम टी का जो एक क्रॉस है ऊपर जो लाइन होती है उसको लाइक दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो हम इस लाइन को अक्सर छोड़ देते हैं उस वर्ड को पूरा लिखने के लिए. और सिमिलरली व्हेन वी राइट एन आई, सो उसके अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि उसका जो ऊपर नुक्ता है उसको भी वर्ड कंप्लीट करने के बाद ऐड करते हैं. सो ये कहा जाता है कि बी श्योर टू क्रॉस योर टीज and add your eyes, so it shows or dot your eyes, so that shows के हम इसमें जब भी हम कोई लिख रहे हैं तो हम उस पर गौर करें, फिक्र करें और अच्छी तरह कंसंट्रेशन से पढ़ लें कि हमारा जो टी है उसका जो क्रॉस है या आई का डॉट ये मिस तो नहीं हो गया. सो ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, लोअर केस लेटर्स, इनकी प्लूरल बनाने के लिए भी हम कॉन्ट्रैक्शंस को या अपॉस्ट्रॉफीज को यूज़ करते हैं. ये कुछ फेमिलियर किस्म की कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. आंट, कैंट, डिडंट, डोंट, हिल, आई एम, आई हैव, इजंट, लेट्स, शिल. सो ये सारे वो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि अक्सर व बेशतर हम यूज़ करते हैं राइटिंग प्रोसेस में. Then we have two similar kind of punctuation marks जो कि hyphen और dash हैं. So hyphen जो एक शॉर्ट लाइन होती है और ये दो या ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने में या कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होती है, लाइक बैक टू बैक. इसके दरमियान हम इसको हाइफन को लगाएंगे, या पार्ट टाइम, इसके दरमियान हम हाइफन को लगाएंगे वर्ड्स को कंपाउंड बनाने के लिए. जो डैश है वो बेसिकली ये दो डैशेस में डिवाइड होती है, और इसको बेसिकली हम एन डैश और एम डैश इस तरह यूज़ करते हैं. एम डैश थोड़ी सी लॉन्गर होती है. जो शॉर्टर है इसको हम यूज़ करते हैं एक रेंज बताने के लिए. फॉर एग्जांपल, उसके जो लाइफ स्पैन है 1982 टू 1999 या इस तरह जो भी हम स्पैन पीरियड देना चाह रहे हैं, इसको हम एन डैश कहते हैं. जो एम डैश है, ई एम डैश, दैट इज़ यूज टू प्रूव रीडेबिलिटी और एम्फसाइज ऑन समथिंग. सो ये किसी चीज़ पे जोर देने के लिए यूज़ होती है. और ये कॉमा
पैरेंथेसिस और कॉलन, ये उनकी तरह इसका यूज़ होता है, काफ़ी हद तक सिमिलर, लाइक दिस रेसिपी इज़ द बेस्ट एंड बिलीव मी आई हैव ट्राइड मैनी डिफरेंट रेसिपीज। सो जहाँ पे हमने बाद में बात करें, हम कॉम्प्लीमेंट पहले वाले को ही कर रहे हैं। सो इस सूरत में ये एक कॉलन या एक कॉमा, इसको कुछ सूरतों में, नॉट ऑलवेज, लेकिन कुछ सूरतों में इसको रिप्लेस भी कर सकती है अ सिंगल डैश। हाइफन जो है वो कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए काम आती है, वेल बीइंग, सेल्फ एस्टीम, फादर इन लॉ। प्रीफिक्सेस और स्फिक्सेस के लिए यूज होती है, प्री अप्रूवल, नॉन वायलेंट, री इलेक्ट। क्लैरिटी के लिए यूज होती है, लाइक जब हम इसको एम्बिग्विटी को हटाने के लिए कह देते हैं, मसलन रिजाइन। सो जो इसमें इसको क्लियर बोलेंगे, जो कि इसको हम रीसाइन से डिफरेंट करेंगे। रीसाइन और रीजाइन ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं, दोनों के स्पेलिंग सेम है। तो अगर हम किसी को डिक्टेट कर रहे हैं, तो अगर हमने दोबारा साइन करने का कहना है, तो हम उसको थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे या एक हाइफन डाल देंगे, रीसाइन। इट मीन्स के साइन अगेन, क्योंकि रिजाइन का मतलब होता है टू क्विट। सिमिलरली नंबर्स के अंदर 62, 35, 82। कंपाउंड मॉडिफायर्स के अंदर जो लाइक कंपाउंड मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक हाई क्वालिटी पेपर, सो वेल रिटन बुक। सो ये जो जिसमें हमारे पास ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करके उसके बीच में हम हाइफन्स को यूज करते हैं। डैश जो है वो एम्फसिस के लिए होती है, जिससे हमने पहले बात की। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन मेक इट टू द पार्टी, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। या इंटरप्शन के लिए होती है, आई एम गोइंग टू द स्टोर, वेट, डिड यू से इट्स क्लोज्ड। या पैरेंथेटिकल फ्रेजेस के लिए होती है, जिसमें द मीटिंग which was scheduled for Monday has been postponed। यहाँ पे ये कॉमा को रिप्लेस कर रही है, यानी जो हमने कॉमा का रूल देखा था, द मीटिंग हैज बीन postponed। तो अगर आप कॉमास नहीं लगाना चाह रहे तो आप एक डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब भी यही होगा कि आपने वो कॉमास को रिप्लेस कर दिया। फिर लिस्ट्स के लिए, लाइक there are 3 things I need to do today। आगे आप बताएंगे कि वो कौन कौन सी लिस्ट हैं। सो यहाँ पे आप जो है कॉलन भी लगा सकते हैं, और क्योंकि ये उसको भी रिप्लेस करती है। एट्रीब्यूशंस के लिए, जॉन सेड एंड आई कोट, आई विल बी देयर ऑन टाइम। सो यहाँ पे चूंकि आप एट्रीब्यूट कर रहे हो किसी चीज़ को किसी से, कि जॉन ने एक बात कही और मैं उसको कोट कर रहा हूँ उसकी ज़ुबान में, उसके अल्फाज में, सो यहाँ पे भी आप डैश यूज़ कर सकते हैं। Then we have brackets। सो ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जिसको हम ब्री ब्रैकेट कहा करते थे मैथ्स में, दिस इज फॉर क्लैरिफिकेशन। सो द डिफेंडेंट जॉन स्मिथ विद इन ब्रैकेट वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम। तो इसको आप कॉमास भी लगा सकते हो, द डिफेंडेंट कॉमा जॉन स्मिथ कॉमा वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम, तब भी ठीक है। आपने ब्रैकेट्स ऐड कर दी, फिर भी ठीक है। कोटेशंस के लिए भी है कि द विटनेस सेड, आई सॉ द कार ड्रिवन बाय द सस्पेक्ट स्पीड अवे। सो ये आपने कोट किया किसी को, यहाँ भी कॉमर्स ऐड हो सकते हैं। एडिटोरियल कमेंट्स के लिए जब आप एडिटोरियल एडिशंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल द ऑथर्स नोट, दिस पैसेज हैज बीन अपडेटेड फॉर क्लैरिटी। सो ये जो एडिटर ने कुछ कमेंट किए, या आप किसी का वर्क चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो आप उसमें ब्रैकेट्स को इन कमेंट्स के लिए ऐड कर सकते हैं। Then we have braces, जिसे हम दरमियानी ब्रैकेट कहते थे। सो ब्रेसेस जो है ये आइटम्स को ग्रुप करने के लिए होती हैं, रिलेटेड आइटम्स को। फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू, इनको आप एक में कर सकते हैं। या आप बता रहे हैं कि फॉर्मेटिंग आपने रखनी है, ये फॉर्मेटिंग को सेम रखने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। यानी फॉन्ट साइज, यानी जो इस ब्रैकेट के बीच में है हमने इसको फॉलो करना है। ये वो फॉर्मेटिंग की सेटिंग है जिसको हम फॉलो करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फिर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी यूज़ किया जाता है। इन्यूमरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने कुछ पूछा और नीचे आपने ऑप्शंस दे दिए 1, 2 एंड 3। और साइटेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो साइटेशंस के लिए हम छोटी ब्रैकेट को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और इस ब्रैकेट को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं। सो पैरेंथेसिस जो है, जिसको हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, सो दैट इज यूज्ड फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन।
जॉन हु इज़ माई नेबर इज़ अ लॉयर। सो अगेन यहाँ पे आप कॉमर्स भी डाल सकते हैं और यहाँ पे आप डैश भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें एक दूसरे को रिप्लेस भी करती हैं। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि उसका भी ये टास्क था और इसका भी ये टास्क है। तो कहीं ना कहीं जो है पंक्चुएशन मार्क्स एक दूसरे को ओवरलैप करते भी नजर आते हैं। एक्रोनिम्स के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ आप FBI लिख देंगे। और ये भी याद रखिएगा जब भी आप कोई एक अपना सीरियस वर्क कर रहे हैं, राइटिंग यानी फॉर्मल राइटिंग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जो नई टर्म होती है उसके उस फर्स्ट टाइम आप उस टर्म को पूरा लिख के उसके एब्रीवेशंस को या एक्रोनिम्स को आप ब्रैकेट्स में इन पैरेंथेसिस में डालते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप इनको डायरेक्ट FBI यूज कर सकते हैं क्योंकि वंस यू हैव ऑलरेडी मेंशन दैट। साइटेशंस जिस तरह आप स्मिथ एट ऑल या जहां कॉमा 2022, सो ये आप इनको ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं कोटेशन देके कि उसने ये बात कही, या आप इसको रनिंग टेक्स्ट में कर सकते हैं कि जहां आगे ब्रैकेट में 2019 says that honesty is the best policy like this। क्लैरिटी के लिए यूज होता है द स्पीकर हु वाज अ CEO ऑफ द कंपनी gave an inspirational talk। यहाँ पे भी हम कॉमर्स लगा सकते हैं। जो यहाँ पे उसमें नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए भी कॉमर्स यूज हो सकते हैं और यहाँ पे हम जो एक्सप्लेनेशन के लिए या एम्फसिस के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैथ्स में तो अंडरस्टूड है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। देन वी हैव कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन जो मार्क्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी जो फर्स्ट जो कोट से पहले आएगा और जो बाद में आएगा इनकी पोजीशन के अंदर डिफरेंस मौजूद होता है। सो लाइक जो इनके दरमियान इंफॉर्मेशन होती है वी कॉल इट अ कोट। फॉर एग्जांपल द कार इज रेड ही सेड, द पेपर इज ड्यू टुमारो, द टीचर रिमाइंडेड हिम। सो जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के, आप आयत कोट करते हैं, हदीस कोट करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड्स में होती हैं तो उनके आसपास हम कोटेशन मार्क्स ऐड करते हैं। डायरेक्ट कोट्स के लिए जो चीज़ डायरेक्टली बोली हो किसी स्पीकर ने। टाइटल्स के लिए कि आप किसी चीज़ का टाइटल बयान कर रहे हैं कि आई रोट एन आर्टिकल ऑन, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। एम्फसिस के लिए आप यूज़ करेंगे जो ही कॉल्ड इट हिज लकी शर्ट। सो लकी के आसपास आप इनको या सिंगल आप कोटेशन मार्क ऐड कर सकते हैं। आयरनी और सार्केज्म के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अनफेमिलियर टर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो इट मीन्स के इसका बहुत ज़्यादा एक रोल है जो कि आप इसे मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। देन वी हैव एलिप्सिस। सो एलिप्सिस पंक्चुएशन मार्क्स है जिसमें 3 डॉट्स होते हैं हमारे पास। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सस्पेंशन पॉइंट्स, इनको हम सस्पेंशन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि पॉज, हेजिटेशन, ओमिशन, इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो पॉजिंग, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से, इसके बाद अगर आप लगाएंगे सो दैट मीन्स यू आर हेजिटेटिंग, आप पॉज ले रहे हैं, रुक रहे हैं। ओमिशन के जब आपने एक लॉन्गर सेंटेंस देना है तो आप एक सेंटेंस का यानी एक कोट का कुछ इनिशियल हिस्सा और कुछ एंड वाला हिस्सा ऐड कर देंगे, दरमियान में आप एलिप्सेस लगा देंगे। इट मीन्स के बाद यहाँ पे कंटिन्यू थी, आपने टाइम या स्पेस बचाई। सस्पेंस के लिए व्हाट इफ, इट मीन्स के अब ये सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि आगे क्या होगा। अनसर्टेनिटी के लिए कि आई एम नॉट श्योर इफ आई वांट टू गो टू द पार्टी टुनाइट, यहाँ पे एलिप्सिस का मतलब होगा यू आर नॉट श्योर। कंटिन्यूएशन के लिए शी लव टू ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस। तो यहाँ पे अगर आप ये देते हैं इट मीन्स कि यू आर कंटिन्यूइंग इट। सो ये किसी एक थॉट को आप लॉन्गर अंदाज में कन्वे करना चाह रहे हैं तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव स्लैश। सो फाइनली हमारे पास स्लैश है। सो स्लैश जो है ये एक स्लांटिंग सी लाइन होती है और ये इसके भी सेवरल पर्पसेस हैं। सेपरेशन के लिए यूज हो सकता है। प्लीज चूज वन, रेड, ग्रीन, ब्लू। सो इट मीन्स कि यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ इट। देन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए आई एम गोना, ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर। सो आई एम गोना गो, आई विल कॉल यू लेटर। इट मीन्स कि आपने ये कॉन्ट्रैक्शन यूज की और उसके बाद आपने स्लैश यूज कर दिया। सो दैट मीन्स कि आप कॉन्ट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस के अंदर।
आप फ्रैक्शंस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, मैथ्स में या डेट रेंज में आप डेट्स को इस तरह लिख सकते हैं, या लाइन ब्रेक्स को लिख सकते हैं कि आप जब पोइट्री को लिख रहे हैं या लिरिक्स लिख रहे हैं, द सन गोज डाउन, दैट मीन्स कि ये नेक्स्ट लाइन आगे स्टार्ट हो रही है, द स्टार्स कम आउट। सो ये जो है ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स थे, जैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन लेस देन 40 मिनट्स टाइम, क्योंकि बहुत लेंथी था ये। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हुआ होगा पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से, उनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से, इस हवाले से भी कि कुछ जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ओवरलैपिंग हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं। सो उसमें हमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, हम उसमें से जो हमें ईजी लगता है हम उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम प्लेस, उस सेम प्लेसमेंट में, उसकी हर तरह की प्लेसमेंट में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर मकाम पे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।